नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, सह आचार्य, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज के अध्ययन का प्रकरण है लेखन कौशल। सीखने के अपेक्षित उद्देश्य हैं। इस अध्ययन के पश्चात लिखित भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति विद्यार्थी कर सकेंगे। वे पठन प्रक्रिया के आधारभूत तत्वों का बोध कर सकेंगे। शब्द संपदा में वृद्धि करते हुए मानक भाषा में सहजतापूर्वक अपनी बात को व्यक्त कर सकेंगे। सामाजिक, व्यावसायिक, शासकीय आदि किसी भी क्षेत्र में कार्यकुशलता हेतु लिखित अभिव्यक्ति कर सकेंगे। विद्यार्थी पठन के साथ अर्थ ग्रहण की क्षमता भी विकसित कर सकेंगे। लेखन प्रक्रिया के विविध अंगों का बोध कर सकेंगे। लिखित रचना के विविध रूपों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। लिखित रचना विशेषतः वर्णन, संवाद, निबंध एवं सृजनात्मक रचनाओं को प्रभावपूर्ण बनाने में कुशल हो सकेंगे। अब पाठ का प्रारंभ करते हैं श्रीधर मुखर्जी के शब्दों से। लेखन क्या है? बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने लेखन कौशल का वर्णन बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है। मुखर्जी जी के शब्दों से, पृथ्वी पर दो प्रकार के मनुष्य सबसे अधिक नाम पैदा करते हैं, एक वक्ता और दूसरे लेखक। वक्ता तो प्रायः अपने जीवन काल में ही विशेष पूज्य होता है और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं, परंतु लेखक, उसका नाम अजर अमर रहता है। उसके स्वर्ग लाभ के पश्चात भी जन समुदाय उसकी रचना पढ़ता है और उससे आनंद लेता रहता है। अब हम बात करेंगे रचना के रूपों की। रचना के दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। रचना के मौखिक रूप के संदर्भ में हम पूर्व अध्याय में विचार कर चुके हैं। इस पाठ में लिखित रचना के संबंध में अध्ययन किया जाएगा। प्रारंभ करते हैं कि लिखित रचना क्या होती है। रचना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। यह शब्दों को क्रम से सुव्यवस्थित करने की एक कला है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लिखित रचना कहते हैं। लिखित रचना के कुछ गुण भी होते हैं, हम यहाँ पर उन पर विचार करेंगे। मौखिक भाव प्रकाशन या आत्माभिव्यक्ति एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जिसे औपचारिक शिक्षा द्वारा क्रमशः उत्कृष्ट बनाया जाता है और बालक मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में कुशल हो जाता है। लिखित अभिव्यक्ति के लिए बालक को आरंभिक स्तर से ही औपचारिक रूप से सीखना पड़ता है, क्योंकि लिखित रचना शिक्षण दक्षता हेतु अनेक भाषिक तत्वों जैसे लिपि ज्ञान, शब्द ज्ञान, पदक्रम, वाक्य गठन, अभिव्यक्ति के विविध रूप एवं शैली आदि का विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। इस भेद के कारण मौखिक एवं लिखित रचना की प्रकृति एवं प्रक्रिया में अंतर हो जाता है, दोनों भिन्न हो जाते हैं। लिखित रचना में भी मौखिक रचना संबंधी अनेक विशेषताएं अपेक्षित और आवश्यक होती हैं, जैसे शुद्ध, स्वाभाविक, स्पष्ट, सशक्त और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति में सुनियोजित श्रृंखलाबद्धता, भाव एवं परिस्थिति के अनुकूल उचित भाषा चयन, मधुर एवं शीतल भाषा में मर्म स्पर्शिता, भावों एवं विचारों की मौलिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति आदि। किंतु इसके अतिरिक्त लिखित रचना की प्रकृति एवं प्रक्रिया भिन्न होती है, जिसके कारण कुछ और विशेषताएं भी इसमें समाहित हो जाती हैं। जैसे मानव जीवन में मौखिक और लिखित दोनों ही रूप भावाभिव्यक्ति के साधन है, किंतु दोनों की प्रक्रिया में उद्देश्यगत भिन्नता दिखाई पड़ती है। अर्थात दोनों
के उद्देश्य अलग होते हैं, मौखिक के और लिखित के। अभिव्यक्ति के इन दोनों रूपों में विचार करने के अंतराल में, मतलब अवधि में पर्याप्त अंतर होता है, जिससे इनमें भाषा के रूप और गठन में भी अंतर आ जाता है। दोनों भिन्न हो जाते हैं रूप और गठन की दृष्टि से। लिखित रचना में शब्दों तथा वाक्यों का गठन अधिक सुनियोजित एवं संरचित होता है, जबकि जो मौखिक रचना होती है उसमें वक्ता श्रोताओं पर प्रभाव डालने के लिए परिस्थिति के अनुसार वाक्य संरचना में पदक्रम संबंधी नियमों की यथावश्यक अवहेलना कर सकता है। लिखित रचना में शुद्ध व्याकरण सम्मत वाक्य संरचना का प्रयोग ही आवश्यक और वांछित है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मौखिक प्रकाशन त्वरित होता है, जिसमें वक्ता के पास चिंतन करने का या विचार करने का समय नहीं होता है और भावाव्यक्ति का सतत प्रवाह उसमें बना रहता है। पर जो लिखित भाषा होती है या लिखित रचना होती है, उसमें कथ्य और भाषा पर विचार करने का यथेष्ट अवसर प्राप्त होता है और लेखक अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। अर्थात इसमें चिंतन का समय रहता है, हम सोच समझकर रचना करते हैं। इस कारण मौखिक एवं लिखित भाषा की शैली स्वयं ही भिन्न हो जाती है। लिखित रचना स्थायी साहित्य का अभिन्न अंग है। रचनाकार सदैव स्वतः सुखाय ही रचना नहीं करता, प्रायः अच्छी रचना लोकोपकारी भी होती है। अतः किसी रचनाकार की लिखित अभिव्यक्ति यदि प्रभावपूर्ण, लोक कल्याणकारी और आनंद प्रदायी सिद्ध होती है तो वह क्या हो जाती है, स्थायी साहित्य का अंग बन जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मौखिक रचना का प्रभाव सामयिक होता है, तात्कालिक होता है, जो समय के साथ धुंधला पड़ने लगता है। यद्यपि आज के संदर्भ में देखें तो जो कुशल वक्ता हैं उनके वक्तव्य को भी हम लिपिबद्ध कर लेते हैं, जिससे उनके स्थायी होने की संभावना बन जाती है और वो स्थायी कृतियों का रूप धारण कर लेते हैं। उच्च कोटि की लिखित रचना युग युग तक मानव को उत्साह, संदेह और जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती है। उदाहरण के रूप में रामायण, महाभारत, वेद, वेदांग, रामचरितमानस, कबीर की साखी, सबद, सूरसागर, गोदान, कामायनी आदि अनेकों ऐसी कालजयी रचनाएं हैं जो समाज का निरंतर मार्गदर्शन और दिग्दर्शन कर रही हैं। लिखित रचना सदैव शुद्ध एवं परिष्कृत होनी चाहिए, क्योंकि भाषा की अशुद्धियाँ आलोचकों की जो दृष्टि होती है वो दृष्टि से बच नहीं पाती और आलोचकों की दृष्टि कैसी होती है, मर्मवेधी। तो रचना करते समय भाषा की शुद्धता पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। भाषा, विषय सामग्री और शैली आदि सभी दृष्टियों से लिखित रचना निर्दोष और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। बेकन ने इसी महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा है कि बोलने में तत्परता आती है पर लिखने में विशुद्धता और लेखन में ही पूर्णता सिद्ध होती है। अर्थात हम जब बोलते हैं तो वो तत्पर होता है, त्वरित होता है, और लिखा जो जाता है वो विशुद्ध होता है। तो इसलिए जो लिखा गया होता है वो पूर्ण होता है। लिखित रचना ही साहित्यिक विधाओं एवं शैलियों के निर्माण एवं विकास का आधार है। लिखित रचना में अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संवाद, निबंध, गद्य गीत, जीवनी, आत्मकथा, संभाषण, रेखाचित्र, कविता और उसके विविध रूप इत्यादि। अब हमने मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों की तुलना कर ली और इस तुलना में हमने ये पाया कि मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा अपेक्षाकृत अधिक स्थायी और प्रभावी होती है। लेकिन
इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि मौखिक भाषा कमतर है। वास्तव में मौखिक एवं लिखित रचनाएं परस्पर पूरक एवं सहयोगी होती हैं। तो हम विचार करेंगे कि किस प्रकार मौखिक एवं लिखित रचनाएं परस्पर पूरक एवं सहयोगी होती हैं। मौखिक एवं लिखित रचना में भिन्नता होते हुए भी उनमें परस्पर संबंध है। मौखिक आत्म प्रकाशन चाहे भाषण हो या वक्तव्य, उसके लिए यह उपयुक्त होता है कि वक्ता अभिव्यक्ति के पूर्व उसे लिखित रूप में तैयार कर ले। बोलने से पहले तैयारी आवश्यक है। यह लिखित रूप मौखिक रचना या अभिव्यक्ति की सफलता का उत्तम साधन है। इसी प्रकार लिखित रचना के लिए यदि बालक मौखिक रूप से उस विषय पर विमर्शात्मक चिंतन एवं परिचर्चा कर ले और उसके विविध पक्षों का सम्यक ज्ञान हो जाए तो लिखित रचना निश्चित ही गहन एवं उत्कृष्ट होगी। इस संदर्भ में बेलार्ड का यह कथन युक्ति संगत है कि लिखने के पहले यह आवश्यक है कि बालक उस विषय के संबंध में कुछ कह सके और अपने विचार भी प्रकट कर सके। लिखित रचना शिक्षण की उत्तम विधि यही है कि बालक जिस प्रकार आत्म प्रकाशन करते हैं उसी प्रकार वे लिखित रूप में भी भाव प्रकाशन करें। इस अभ्यास से, बोलने से भाषा एवं शैली की जो स्वाभाविकता और सजीवता रहती है वह लिखित रचना में स्वयं ही आ जाती है। अन्यथा लिखित रचना की शैली कृत्रिम सी हो जाती है, बोझल सी हो जाती है, नीरस हो जाती है। अतः लेखन कौशल में यह मानकर चलना चाहिए कि मौखिक रचना और लिखित रचना परस्पर पूरक हैं। उनकी शिक्षा में भी परस्पर संबंध होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि लिखित रचना का महत्व क्या है। भाषा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए लिखित रचना का मानव जीवन में विशेष महत्व है और वो महत्व क्या क्या है उन पर हम विचार करते हैं। सामाजिक संरचना का गठन, सहयोग एवं पारस्परिक क्रियाकलापों का आधार। दूसरा, ज्ञान विज्ञान के सतत विकास, प्रसार एवं संचय का आधार। और तीसरा क्षेत्र है सृजनात्मक अथवा ललित साहित्य के सृजन एवं विकास का आधार। तो हम प्रारंभ करेंगे सामाजिक संरचना का गठन, सहयोग एवं पारस्परिक क्रियाकलापों के आधार के रूप में लिखित रचना का महत्व क्या है। आज के सामाजिक जीवन का गठन परस्पर सहयोग एवं संपर्क तथा उसमें विविध क्रियाकलापों की संपन्नता लिखित भाषा पर ही निर्भर है। सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए हमें पत्राचार करना पड़ता है और वो जो पत्राचार होता है वो औपचारिक होता है। वाणिज्यिक या व्यावसायिक कार्यों के संपन्नता के लिए भी हमें औपचारिक पत्र संप्रेषित करने होते हैं। सभा सम्मेलनों, समितियों, आयोगों आदि के प्रतिवेदन लिखित रूप में ही प्रस्तुत होते हैं। किसी भी कार्य का विवरण स्थायी रूप में बनाए रखने के लिए इसे लिखित रूप देना पड़ता है, तभी तो स्थायी रहेगा। और प्रत्येक संस्था के उद्देश्य, कार्य एवं कार्यविधि आप देख सकते हैं लिखित प्रारूप में ही संरक्षित किए जाते हैं। कार्यालय के समस्त शासकीय या प्रशासकीय कार्य लिखित भाषा में ही होते हैं। राष्ट्र का विधान लिखित रूप में ही होता है तथा समस्त संसदीय, शासकीय, न्यायिक, सैनिक आदि सभी कार्यों का संवहन लिखित संदेशों द्वारा ही होता है। अतः सामाजिक, व्यावसायिक, शासकीय आदि किसी भी क्षेत्र में कार्यकुशलता के लिए बालक को लिखित रचना की सम्यक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है, तभी वो अपने आप को सामाजिक या शासकीय कार्यकलापों में दक्ष बना सकेगा। वस्तुतः आज के संसार में रचना की शक्ति पर हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन की सफलता निर्भर करती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र लिखित रचना का है
ज्ञान विज्ञान के सतत विकास एवं संचय का आधार। लिखित रचना ज्ञानात्मक साहित्य का ही विशिष्ट रूप है। लिखित रचना मानवीय ज्ञान को पोषित करती है, उसका संचय करती है और उसको समस्त क्षेत्रों में प्रसारित भी करती है। यदि भाषा का लिखित स्वरूप नहीं होता, आप कल्पना कीजिए कि अगर भाषा लिखित रूप में नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में ज्ञान का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संभव ही नहीं हो पाता और आने वाली संतति अपने पूर्वजों के जो उपलब्धियां हैं, उनके जो ज्ञान है, उनसे अनभिज्ञ रहते और उनका बौद्धिक विकास जो है वो क्या हो जाता, अवरुद्ध हो जाता। आज ज्ञान वैश्विक है, उसे किसी परिधि में या सीमा में बांधना असंभव है, क्योंकि यह ज्ञान लिखित साहित्य संपदा के रूप में संरक्षित है। यह संरक्षित ज्ञान लिखित रूप में होने के कारण वैश्विक विस्तार एवं काल परिधि से आगे जाकर सतत रूप से प्रसारित एवं विस्तारित हो पाता है। मानविकी, तकनीकी, वैज्ञानिक, कलात्मक आदि सभी विषयों के क्षेत्र में प्रचुर ज्ञान राशि की सुलभता का श्रेय लिखित रचना को है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन रचना के महत्व को स्वतः ही सिद्ध कर देता है। अब बात करेंगे सृजनात्मक साहित्य का विकास, इस रूप में लेखन या रचना का महत्व। ज्ञानात्मक साहित्य के विकास के साथ साथ ललित साहित्य के विकास का आधार भी लिखित रचना है, जो मनुष्य में भाव एवं संवेदना विकसित करता है। आनंद की प्राप्ति मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है और ललित साहित्य इस आनंद प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है। उत्कृष्ट ललित साहित्य कविता, कथा, काव्य, निबंध आदि के द्वारा मानव हृदय को रसानुभूति प्रदान करती है और उसके मनोभावों का परिष्कार होता है। लिखित रचना कौशल में बालकों को दक्ष बनाने के लिए उनकी सृजनात्मक क्षमताओं को ऊर्जित करके स्वतंत्र आत्म प्रकाशन को उत्प्रेरित करके उन्हें साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार से महत्व समझने के बाद रचना के हम या लेखन के कौशल के महत्व को समझने के बाद हम लेखन कौशल को कैसे अच्छा कर सकें, उसमें कौन सी बातें ध्यान दी जानी चाहिए, उन पर विचार करेंगे। रचना या लेखन कार्य यथासंभव कक्षा में ही किया जाना चाहिए। घर से लिख कर लाने की परंपरा में परिष्कार किया जाना चाहिए। कक्षा में यथेष्ट अभ्यास कराए जाने के पश्चात ही बालकों को घर से लिखित रचना करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। अर्थात पहले कक्षा में अभ्यास कराएं, जब बालक लिखने में कुशल हो जाए तब उसे घर के लिए कार्य दे सकते हैं लिखने वाला। आरंभिक स्तर से ही बालकों के सुपाठ्य लेखन पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा छात्र की रचना अशुद्ध एवं लेखनी अस्पष्ट होने लगती है। बालकों को भाषा संबंधी अवयवों जैसे वर्तनी, शब्द रचना एवं प्रयोग, वाक्य रचना, अनुच्छेद रचना, विराम चिन्ह, इन व्याकरणिक भाषिक तत्वों का अभ्यास अच्छी तरह करा देना चाहिए, जिससे उनकी रचना में कम से कम संशोधन की आवश्यकता पड़े। भाषा में संशोधन की अपेक्षा अशुद्धियां न होने देने का ही प्रयत्न करना चाहिए। रचना अभ्यास के लिए यथा प्रसंग उत्तम एवं आदर्श रचनाओं के उदाहरण छात्रों के सम्मुख अवश्य रखना चाहिए। इससे छात्र उत्तम उदाहरणों को समक्ष रखकर अपनी रचना को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उन्हें एक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है कुछ अच्छा लिखने की। रचना की विधा एवं उसकी प्रकृति के अनुकूल उपयुक्त भाषा शैली के उदाहरण तथा अभ्यास विशेष रूप से अपेक्षित है।
अन्यथा विचार एवं विषय सामग्री के होते हुए भी रचना में प्रभावशीलता का अभाव रहेगा। अतः रचना का स्तर सीखी हुई भाषा के अनुकूल होना चाहिए। अर्थात बच्चा अगर प्रारंभिक स्तर का है तो उसे रचनाएं प्रारंभिक स्तर से की ही करवाई जानी चाहिए, लिखवाई जानी चाहिए। और जो बालक है वो उच्च कक्षा में अध्ययनरत है तो उससे उच्च स्तरीय रचनाएं करवाई जानी चाहिए। और विषय सामग्री का यथेष्ट ज्ञान छात्रों को करा देना चाहिए। शिक्षक द्वारा निर्दिष्ट संकेत या रूपरेखा की परिधि में ही छात्रों को लिखने के लिए सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें विचार प्रकाशन की उन्मुक्त स्वतंत्रता देनी चाहिए, कल्पनाशीलता की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसके आधार पर वो अच्छी रचना कर सकें। रचना के विस्तृत कलेवर की अपेक्षा शुद्ध, सुगठित, क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त रचना अधिक वांछित होती है। छात्रों में रचना के प्रति रुचि उत्पन्न करते हुए उन्हें अभिप्रेरित करना शिक्षक का आवश्यक कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अच्छी रचना प्रस्तुत होने पर उसकी प्रशंसा भी करनी आवश्यक है, जिससे उसे सकारात्मक लेखन के लिए एक नई दिशा प्राप्त हो। अब हम बात करेंगे लिखित रचना के अंग और उनकी शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है। तो लिखित रचना की दृष्टि से कुछ अंगों का परिचय और उनकी उपयुक्त शिक्षा आवश्यक है, जो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। पहली है सुलेख, भाषा संबंधी विविध अभ्यास, लिखित रचना के प्रकार एवं विषय। प्रारंभ करेंगे सुलेख से। पूर्ण, सुंदर और सुडौल अक्षर लिखने को सुलेख कहते हैं। सुलेख के अंतर्गत शिरोरेखा, स्वच्छ लेखन, पृष्ठ पर लिखित अंश का स्थान अर्थात ऊपर, नीचे एवं बाईं ओर हाशिया छोड़ने का ध्यान, अक्षर अक्षर, शब्द शब्द और वाक्य वाक्य के बीच उचित दूरी का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। भाषा संबंधी विविध अभ्यास। शुद्ध एवं परिनिष्ठित भाषा ही लेखन को प्रभावशाली बनाती है। अतः भाषिक तत्वों का नियोजित अभ्यास छात्रों द्वारा किए जाने चाहिए। कक्षा में लिखित अभ्यास के लिए मौखिक कार्य के साथ श्यामपट्ट की भी सहायता लेना आवश्यक होता है। भाषा संबंधी अभ्यासों में निम्नांकित भाषिक अवयवों के अभ्यास पर बल देने की आवश्यकता होती है। वर्तनी संबंधी अभ्यास। सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अनेकों अभ्यास विद्यार्थियों को कराए जाने चाहिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण क्या हैं, उनके निराकरण के उपाय क्या हैं, इनको जानने के उपरांत ही विविध प्रकार के अभ्यास दिए जाने चाहिए। और वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का हमने पूर्व पाठों के अंतर्गत अध्ययन विस्तार पूर्वक किया है, इसलिए उसकी यहाँ पर चर्चा प्रासंगिक नहीं प्रतीत होती। शब्द प्रयोग संबंधी अभ्यास। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के साधन शब्द होते हैं। रचना के अंतर्गत शिक्षक का उद्देश्य बालक के शब्द भंडार की अभिवृद्धि और उनका यथास्थान उचित प्रयोग करने की शिक्षा प्रदान करना भी होता है। वाक्य रचना संबंधी अभ्यास, इस पर हम दृष्टि डालते हैं। ज्ञात विषयों पर प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, उत्तर देकर उन प्रश्नों की रचना कराना, वाक्यों के विविध रूपों जैसे स्वीकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नार्थक, विधेयात्मक वाक्य आदि संबंधी विभिन्न अभ्यास विद्यार्थियों को करवाए जाने चाहिए। वाक्य के रूप में परिवर्तन, वाक्य का प्रारंभिक अंश देकर शेष की पूर्ति करवाना, अव्यवस्थित पदक्रम देकर उन्हें व्यवस्थित रूप में रखकर शुद्ध वाक्य रचना करवाना भी इस अभ्यास के अंतर्गत आएगा। वाक्य में रिक्त पूर्ति, क्रियाओं के विविध रूपों के अभ्यास भी कक्षा में अपेक्षित होते हैं। काल परिवर्तन, विभक्तियों का उचित प्रयोग, निषेधात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया का स्थान, संबंध सूचक शब्दों जैसे
अपेक्षा, समकक्ष, सम्मुख आदि का प्रयोग, इनके भी निरंतर अभ्यास आवश्यक होते हैं। क्योंकि, तथापि आदि समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं उनका कैसे प्रयोग करें, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्यों की रचना, इनके भी निरंतर अभ्यास कक्षा में करवाए जाने चाहिए। अनुच्छेद रचना, इनका भी अभ्यास अपेक्षित होता है। तो भावों एवं विचारों को संगठित एवं सुसंबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनेक वाक्यों को क्रम से आयोजित करना पड़ता है। ऐसे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद रचना संबंधी अभ्यास इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कई अनुच्छेदों के मिले हुए रूप को पृथक पृथक अनुच्छेदों में विभक्त करना, अलग अलग वाक्यों को देकर उन्हें एक अनुच्छेद में संगठित करना, अनुच्छेदों के शीर्षक लिखवाना, शीर्षक देकर उन पर 8 से 10 पंक्तियों तक का एक अनुच्छेद लिखवाना, किसी अनुच्छेद का कभी प्रारंभिक, कभी मध्य और कभी अंत का अंश देकर उस अनुच्छेद को पूरा करवाना। इस प्रकार के अभ्यास अगर हम बालकों को निरंतर कक्षा में करवाएं तो उन्हें अनुच्छेद रचना में हम कुशल बना सकते हैं। विराम चिन्ह, भाषा संबंधी अभ्यासों में विराम चिन्ह के अभ्यास का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उचित विराम चिन्हों के अभाव में वाक्य की अर्थ व्यंजकता स्पष्ट नहीं हो सकती, अतः विराम चिन्हों के अभ्यास भी कक्षा में कराए जाने चाहिए। विराम चिन्हों में कुछ वाक्य बालकों को देना और उनसे उपयुक्त विराम चिन्ह लगवाना, किसी अनुच्छेद में अशुद्ध विराम चिन्हों के प्रयोग को शुद्ध करवाना, अनुचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग देकर उन्हें उचित स्थान पर लगाने के लिए कहना। तो इस प्रकार के अभ्यास विद्यार्थियों को भाषा लेखन में दक्ष बना सकते हैं और विद्यार्थी शुद्ध और परिमार्जित भाषा लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिखित रचना की सामान्य त्रुटियां क्या होती हैं। तो लिखित रचना की कुछ त्रुटियां इस प्रकार हो सकती हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे भाषा संबंधी त्रुटियां। इसके अंतर्गत लिपि की अशुद्धियां और अस्पष्ट लेखन, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, शब्दों एवं मुहावरों का अशुद्ध प्रयोग, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, जो विषय सामग्री होती है उससे संबंधित त्रुटियां क्या हो सकती हैं, अपेक्षित तथ्य, भाव एवं विचार सामग्री का अभाव, विचारों की क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता का अभाव, मौलिकता का अभाव। शैली संबंधी त्रुटियां भी होती हैं कुछ, वो क्या हो सकती हैं, रचना के रूप एवं विधा के अनुसार उपयुक्त शैली का प्रयोग न करना, क्रियाविधि का दोष, नवीनता, सरलता एवं प्रभावशीलता का अभाव। ये जो आपने रचनागत सामान्य त्रुटियां जानी, अब उनके संशोधन की विधियां क्या होती हैं, इन पर हम विचार करते हैं। अशुद्धियों का संशोधन रचनात्मक दृष्टि से होना चाहिए। केवल त्रुटियों को उजागर कर देना संशोधन नहीं है कि हम विद्यार्थियों को रोज उनकी कमियां बताते रहें। इससे क्या होता है, छात्र बहुत ही हतोत्साहित हो जाते हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्ध को काटकर वहाँ पर शुद्ध भी लिखें। ये नहीं कि केवल हमने अशुद्ध को काट दिया और विद्यार्थियों को पता ही न चले कि उसका शुद्ध रूप क्या है। तो भाषागत कुछ अशुद्धियाँ विद्यार्थियों की असावधानी के कारण हो जाती हैं, अर्थात उन्हें भाषा का तो ज्ञान है लेकिन वो जल्दबाजी में गलत भाषा लिख जाते हैं। जब बालक ऐसी अशुद्धियाँ करें तो केवल उनकी अशुद्धियों के सामने प्रश्न सूचक का चिन्ह लगा देना चाहिए और ऐसी स्थिति में छात्र स्वयं इसका संशोधन कर लेते हैं। अशुद्धियों को इंगित करने के लिए संकेत चिन्ह निश्चित कर लेना चाहिए कि कौन से चिन्ह किस अशुद्धि को बताते हैं या किस अशुद्धि के द्योतक होते हैं। यहाँ पर आपके कुछ चिन्ह और अशुद्धियाँ लिखी हुई हैं, जैसे लिप की अशुद्धि के लिए ली लिख दें, वर्तनी की अशुद्धि के लिए व, व्याकरणगत अशुद्धि के सामने व्या, अनावश्यक शब्द हैं तो ये विशेष चिन्ह लगा देते हैं जो आपको यहाँ पर दर्शाया गया है।
जब शब्दों को मिलाकर लिखना है इसका भी एक विशेष चिन्ह है, और शब्दों को पृथक करने के लिखना है तो इसके लिए भी एक विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक हैं जिनको हम अशुद्धियों को दूर करने के लिए निर्धारित करते हैं। जब वाक्य रचना की अशुद्धि हो तो वहाँ पर वा लिखा जाता है। इसी तरीके से नया अनुच्छेद है तो न और अनु लिख के हम विद्यार्थी को बता सकते हैं कि यहाँ पर नया अनुच्छेद लिखा जाना चाहिए। संधि संबंधी जब त्रुटि है तो वहाँ पर हम संग लिख देते हैं। इसी प्रकार कुछ विशेष चिन्ह होते हैं अस्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, या कोई शब्द छूट गया है तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और विराम चिन्ह अगर विस्मृत हुआ है या नहीं लगा है तो वी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष चिन्ह त्रुटियों की संशोधन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जो ये चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों का निर्धारण शिक्षक स्वयं भी कर सकता है, पर आवश्यक है कि वह उन चिन्हों से छात्रों को भी परिचित करा दे कि इस विशिष्ट त्रुटि के लिए ये चिन्ह निर्धारित किया गया है, जिससे विद्यार्थी उसको स्वयं ही ठीक कर ले और समझ जाए। अब हम बात करेंगे लिखित रचना को प्रभावपूर्ण बनाने के साधन क्या हैं। लिखित रचना विशेषतः वर्णन, संवाद, निबंध एवं सृजनात्मक रचनाओं को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक होती है, जिसके लिए हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे उपयुक्त प्रकरणों का चयन। अब प्रकरणों के चयन में कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, जैसे रोचक एवं दैनिक जीवन से संबंधित हम प्रकरण को चुनें। सामान्य रूप से सरल एवं ज्ञान संबंधी प्रकरण हो तो कोई विषय सूक्ष्म वैज्ञानिक या तकनीकी विषय लिखने के लिए न दिया जाए। विषयों की विविधता अवश्य रहे, जैसे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, साहित्यिक एवं प्रकृति संबंधी विषय चुने जाएं। धर्म, संस्कृति, नीति संबंधी सरल प्रकरण जैसे सत्य, न्याय, प्रेम, अहिंसा, सहिष्णुता, परोपकार, उदारता, विनय, ईमानदारी, अन्याय और शोषण का विरोध नहीं करना, इस तरीके के सरल प्रकरणों का चुनाव करना चाहिए। सरल साहित्यिक एवं समीक्षात्मक प्रकरण भी होने चाहिए। कल्पनापूर्ण तथा मौलिकता की दृष्टि से सरल एवं रोचक विषय चयनित किए जाने चाहिए। विषय सामग्री का ज्ञान, इसके अंतर्गत हम विचार करेंगे कि किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि छात्रों के पास विषय संबंधी पर्याप्त अध्ययन सामग्री है भी या नहीं है, और इसके बाद लिखित रचना के प्रत्येक रूप या विधा का ज्ञान भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी रचना के विविध प्रकारों के लिखने की एक स्वीकृत या मान्य परंपरा होती है जिसे जानते हैं या नहीं, और अगर नहीं जानते तो इसका ज्ञान छात्रों को करा देना चाहिए। जैसे पत्र प्रपत्र की भाषा, शैली और प्रारूप बहुत कुछ सुनिश्चित सा होता है। इसी प्रकार वार्तालाप और संवाद, कहानी, एकांकी, निबंध, सबकी भिन्न भिन्न शैलियाँ होती, इनका ज्ञान छात्रों को अवश्य होना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर भी चर्चा आवश्यक है। विविध साहित्यिक शैलियों का परिचय और निजी शैली का विकास। शब्द योजना, वाक्य योजना, ध्वनि समूह, चित्रात्मकता, मधुरता, गत्यात्मकता आदि शैली के ही अंतर्गत आते हैं, और शैली के लिए उपयुक्त, स्पष्ट एवं संप्रेषक शब्दों का चयन करना पड़ता है। और प्रत्येक विधागत शैली जैसे कहानी, एकांकी, निबंध, कविता आदि का अंतर भी छात्रों के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए कि कहानी का जो शैली है वो अलग होगी, निबंध की शैली भिन्न प्रकार की होती है और कविता की शैली भिन्न प्रकार की होती है। जो लेखन में दक्ष छात्र होते हैं वो अपनी शैली का निर्माण स्वयं करने लगते हैं, और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने की दृष्टि से विविध शैलियों का परिचय विद्यार्थियों को कराया जाना आवश्यक होता है। कल्पना शक्ति का विकास। किसी भी साहित्यिक रचना के लिए कल्पना का विशेष महत्व होता है। रचना की मौलिकता और चमत्कार का श्रेय कल्पना को ही है। कल्पना द्वारा ही अमूर्त एवं अदृश्य भावों को मूर्त एवं साकार
बनाने में सफलता मिलती है। कल्पना के योग से कोई रचना कितनी सुरम्य बन जाती है, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें विज्ञान जैसे एक शुष्क विषय का चयन किया गया है और उसमें शैलीगत विभिन्नता या वर्णनगत विभिन्नता के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत जो चित्रण है वो सजीव और सरस है। यहाँ पर एक प्रकरण लिया गया है बिजली। अब यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। बिजली एक प्रकरण को कितने संदर्भ में लिखा गया है। ये लेखन कुशलता है या रचना की कुशलता है, जिसमें लेखक अलग अलग हो सकते हैं या लेकिन प्रकरण एक है और विषयगत विविधता और शैलीगत विविधता के दर्शन इसमें होते हैं। पहले प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर बिजली एक व्यक्ति विशेष से संदर्भित है, तो प्रकरण व्यक्ति सापेक्षिक है। हमारा एक मजदूर है, उसे कोई देखता नहीं, उसे पहचानते सभी हैं, वह सब कुछ कर सकता है और बहुत जल्दी जल्दी कर सकता है। सुबह तुम कहो चाय का पानी गर्म करो और तुरंत 5 मिनट में वो केतली में बुलबुले उठने लगते हैं। कपड़े पर इस्त्री करने की ज़रूरत है, वह काम भी वह जानता है। अब हम दूसरा प्रकरण लेंगे। यहाँ पर बिजली समान प्रकरण है, लेकिन विषय वस्तु और शैलीगत विविधता के संदर्भ में यहाँ देखते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही थी, अब बिजली का संदर्भ परिवर्तित हो गया, विषयगत विविधता आ गई। प्रकरण 1 है। नगर पावर हाउस के जनरेटर्स में कुछ खराबी आ गई। आटा पीसने वाली चक्कियां बंद हैं। वाटर वर्क्स की पानी खींचने वाली मोटरें बंद हैं। मई की विकट गर्मी और पंखे बंद हैं। नगर के लोगों का कष्ट सोचा ही जा सकता है। मनुष्य बिजली का दास है। अब यहाँ पर बिजली का संदर्भ बदल गया। वहाँ पर व्यक्ति था बिजली, यहाँ पर बिजली एक वैज्ञानिक उपलब्धि है जिसके संदर्भ में बात की जा रही है। फिर हम बिजली की भी बात करेंगे। यहाँ पर फिर भाषा का चमत्कार देखिएगा। अंधकार में तुम पथिकों की मित्र हो। बिजली की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अंधकार में तुम पथिकों की मित्र हो। दूर किसी से बात करने में तार और फोन बनकर तुम मानव की सहायता करती हो। तुम रडार बनकर राष्ट्रों की सुरक्षा में सहायक हो। शरीर के अंदर की बात जानने के लिए तुम एक्स किरण बनकर अपनी मित्रता प्रदर्शित करती हो। देखिए भाषा किस तरीके से एक ही प्रकरण को शैली और भाषा की संरचना की दृष्टि से बदल गई। अब पुनः हम बिजली को एक नए संदर्भ में देखते हैं। तुम मार्गों पर दीप मालिका सी सुंदर लगती हो। रात्रि के समय तुम ज्योत्सना हो। तुमसे प्रेरित शीतल वायु ताप को हर लेती है। मरकरी दीपों से तुम्हारा रंजित वर्ण कितना सुंदर लगता है। ट्यूबलाइट से तुम धवल साड़ी पहनकर, नियॉन बल्बों से नारंगी साड़ी पहनकर और त्रिपार्श्व से सतरंगी चुनरियां पहनकर जब तुम निकलती हो तब देखते ही बनता है। इस वर्णन में बिजली की कल्पना नौकर, स्वामी, मित्र, शक्ति और नायिका के रूप में की गई है। अब आप देखिए कल्पनाशीलता से रचना कितनी शक्तिवान, सामर्थ्यवान हो गई। आप आगे बात करेंगे दृष्टिकोण का निर्माण। लेखन कौशल में दृष्टिकोण का भी महत्व होता है। जीवन और जगत के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में एक दृष्टिकोण बन ही जाता है। विशेषता साहित्यकार में तो ये आवश्यक भी है। एक ही विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण विभिन्न रचनाएं पाई जाती हैं। साहित्यकार किसी वस्तु का वर्णन कभी निरपेक्ष दर्शक के रूप में तटस्थ भाव से करता है और कभी वर्णन में एक पक्ष या विपक्ष दोनों को लेकर विश्लेषण करते हुए लिखता है। तो छात्रों में भी एक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, इससे उनकी अपनी वर्णन शैली का विकास होता है। इस प्रकार से ये पाठ
यह समाप्त होता है और आपके समक्ष पाठ का सारांश प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ में लेखन या रचना कौशल के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया। लिखित रचना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से सुव्यवस्थित करने की कला है। प्रस्तुत पाठ में संशोधन की जटिलता दूर करने के उपायों का वर्णन किया गया, जिसके अंतर्गत मौखिक रचना द्वारा लिखित रचना की तैयारी, अधिकाधिक भाषा संबंधी अभ्यास, सामूहिक संशोधन, शुद्ध रचना का निरंतर अभ्यास, इन सब विशिष्ट बिंदुओं पर विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत पाठ में भाषागत संशोधन के निवारणार्थ विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए कि त्रुटि संशोधन हेतु रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। असावधानी व भ्रमवश की गई अशुद्धियों के संकेत तथा अशुद्धियों को इंगित करने के चिन्ह दिए जाने चाहिए। इसके साथ कठिन अशुद्धियों के शुद्ध रूप, संशोधन संबंधी प्रचुर अभ्यास, सामान्य अशुद्धियों की सूची, उनका वर्गीकरण तथा अभ्यास कराया जाना चाहिए। लेखन या रचना कौशल के विभिन्न संदर्भों का विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात हमारे अगले पाठ का विषय होगा हिंदी वाक्य रचना, जिसके अंतर्गत वाक्य एवं उपवाक्य के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया जाएगा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।